सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में खासा बेहतर आगाज़ के साथ शुरू हुआ, जहां 350 पॉइंट्स का आज मार्केट में इजाफा भी देखा गया और मार्केट में इंडेक्स 78,914 पॉइंट्स तक भी गया। तो ये एक बार फिर मार्केट 79,000 के इंडेक्स को बड़ा करीब से टच करके वहाँ पर वापस आई है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मजीद कितनी स्टेबिलिटी मार्केट में आएगी और ख़ासतौर पर जो इन्वेस्टर्स का इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो कितना मार्केट पर बहाल होता नज़र आएगा। लेकिन अब चंद बैनुल-अक़वामी जरीदे, वेबसाइट्स और बैनुल-अक़वामी मीडिया इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है, वहाँ से कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो पाकिस्तानी मईशत का इस्तेहकाम है वो बहुत ही तवील मुद्दती होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और अभी फौरी तौर पर कहीं कोई माशी अशारिये ओवरनाइट पॉजिटिव सिमत में जाते नज़र नहीं आ रहे। चूँकि ब्लूमबर्ग इकनॉमिक्स ये बता रहा है कि माली साल 2024 तक पाकिस्तान की GDP 4% तक जाएगी। अभी हम देखते हैं कि जो भी पाकिस्तान की हुकूमतें आती हैं वो अपने अदवार में बड़े फिगर्स कोट करती हैं, कोई 6%, कोई 5.7 और 8% के फिगर्स देता है कि हमने GDP को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो हम देखते हैं वो बढ़ती हुई करप्शन की वजह से, वो बैड गवर्नेंस की वजह से, तो हालात और हक़ाइक़ हमें बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई देते हैं। अब पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में जा रहा है और उस IMF प्रोग्राम को लेकर पाकिस्तान किस हद तक अपने मकासद की तरफ कामयाबी से बढ़ सकेगा और जो पाकिस्तान आइंदा 1 साल से 2 साल के दरमियान हैं, जो रोल ओवर्स पाकिस्तान को करवाने हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक को पाकिस्तान को कर्ज़ों की सूरत में रकम वापस करनी है, हज़ार अरब डॉलर्स वापस करने और फिर IMF को किस तरह से ये लोन वापस किया जाएगा इस मंझधार में फंसी हुई मईशत में, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, माहिर माशियात हैं, एहतिशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब, हम देख रहे हैं कि अब जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, जो बड़े बड़े अखबार, जरीदे और जो इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पर हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ने इस मुश्किल हालात से कैसे ग्रो करना है, ये IMF के प्रोग्राम की सूरत में एक ब्रीदिंग स्पेस तो हमें मिल रहा है, लेकिन जो बड़ी इस्लाहात हमें करनी है करप्शन को लेकर, बहुत सारी लीकेजेस हैं उसको लेकर, बैड गवर्नेंस को लेकर, तो उनकी अब कितनी ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, उन सब जो भी आपने इस्लाहात का जिक्र किया है, बैड गवर्नेंस है, करप्शन है और दीगर जो हमारे इकोनॉमी के हवाले से बुराइयां सामने आ रही हैं, तो उनके ऊपर तो डेफिनेटली जो है ना वो हमें काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो माली बुहरान जो है हमारी, जैसे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के लॉसेस आपके सामने हैं। PIA का जो है ना वो 2023 में तकरीबन 75 अरब रुपए का खसारा था। इसी तरीके से IPPs के साथ जो है अननेचुरल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, जिसकी कॉस्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी उठाने की पोजीशन में बिल्कुल ही नहीं है। और फर्दर अगर आप देखें इसके साथ साथ, तो दीगर जो हमारे रेलवेज है और दूसरे इदारे हैं, वो सारे के सारे भी नुकसान में ही जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम सामने रखें, तो उसमें भी अगर हम अब भी इस्लाहात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये तो वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत है और ये इस्लाहात हमें IMF के लिए नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने माशरे की बका के लिए जो है वो करनी है। बाकी IMF की अगर आप बात करते हैं तो IMF का प्रोग्राम जो इस हफ्ते का जो शेड्यूल उनका आया है, तो उसमें भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो लोन है उसके हवाले से कोई मौजूद नहीं है ज़िक्र। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जो उन्होंने 12 अरब डॉलर के री-रोल और गारंटियाँ माँगी थी चाइना, सऊदी अरब और UAE से, उनमें मुकम्मल तौर के ऊपर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ठीक है। अगर से इत्तलात ये हैं कि उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बात हो चुकी है, तो लग तो ये रहा है कि सितंबर में यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल्स आना शुरू हो जाएँगे, IMF का लोन भी जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद चीज़ें मज़ीद आपको बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएँगी। तो एहतिशाम साहब, ये इस वक्त जो हमारी इकॉनमी इस वक्त जिस मुश्किल में फंसी हुई है, इस वक्त हमें बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। ये 6-7 महीने हुकूमत गुजार भी चुकी है, अब ये अमल कब से शुरू होगा? IMF के प्रोग्राम में हम चले गए, उनको कन्विंस भी कर लिया, अब वो जल्द या बदेर वो प्रोग्राम तो हमें मिल ही जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है अपनी इकॉनमी को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए? हमारी इकॉनमी को फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए ये अमल दरामद कैसे होगा, ये डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कब होंगी, कैसे होंगी, ख़ास तौर पे FBR की और एनर्जी सेक्टर की, जो बिगेस्ट रोल कहा जाता है एनर्जी सेक्टर को। 5 ट्रिलियन रुपीज़ का आप देख लें एनर्जी सेक्टर का हमारा डेफिसिट हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि जी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। अब हर चीज़ आकर रुक जाती है आपकी ग्रोथ पे। पिछले साल आप देख लें 1.8% हमारा ग्रोथ रेट था,
अब अगले 2 सालों के लिए 2.5% ग्रोथ रेट ये वर्ल्ड बैंक कहता है कि मौजूदा 2024, 25 और 25-26 में यही रहेगा। जबकि आमतौर पे कहा जाता है कि 6% प्लस ग्रोथ रेट होगी तो हमारे मुल्क में तरक्की होगी, जॉब क्रिएशन होगी, पॉवर्टी एलिवेशन होगी, डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च पाएंगे, हेल्थ एजुकेशन पे पैसा लगेगा। अब आबादी एक तरफ बढ़ रही है, आप देख लें, मेरा ख्याल है जो मैं फिगर देख रहा हूँ ये तकरीबन क्लोज टू 3% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हमारा। 2.5% तो प्राइवेटली हुकूमत मानती है। अब सवाल यह है कि जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है उस तरीके से वसाइल रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे। गवर्नमेंट जो ब्रोक हो गई है, इंजन ऑफ ग्रोथ सब लोग कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर आप देख रहे हैं मुल्क छोड़ के जा रहा है, इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है। 2.25 तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब तक बंद हो चुकी है। देखें ये 2022 के बाद क्राइसिस बहुत डीपर होना शुरू हो गया है। आज हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन है, फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी। चलें अच्छी बात है, फिच की रिपोर्ट के बाद मूडीज़ की रिपोर्ट भी अच्छी आ गई, लेकिन सवाल अरबाब आप ही का बड़ा अहम है कि ये रिफॉर्म्स कब होंगी, कैसे होंगी। मैं तो देखता हूँ, एक मुद्दत से देख रहा हूँ, मुझे याद है 2003-2004 में वर्ल्ड बैंक ने FBR की स्ट्रक्चरिंग के लिए इनिशियली कोई $150 मिलियन, $150 मिलियन दिए थे और वो अल्टीमेटली $400 मिलियन उन्होंने दिए। देखें उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई नहीं हुई, उसके अदारे के लोग कई दफ़ा तब्दील करने की कोशिश की गई, नए लोगों को लाने की कोशिश गई, आप देख लें कुछ नहीं हुआ। हड़ताल पे हड़ताल हो रही है। FBR जो हमारा सबसे बड़ा अदारा है रेवेन्यू कलेक्शन का, वहाँ पे आप देख लें क्या हो रहा है। आज आप 75 सालों में 50 लाख लोग जो हैं वो टैक्स नेट में हैं और उसमें भी आधे लोग नील फाइल करते हैं। तो सवाल यही है कि जी ये कैसे मामला चलेगा, अब कब तक हम बाहर से पैसा लेके मामला चलाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये रिफॉर्म इतनी ज़रूरी है। IMF ने बड़ी शर्तें लगा रखी थी, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि IMF भी अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उसका सिर्फ अरबाब इस हद तक इंटरेस्ट पाकिस्तान में रह गया है कि कुछ पॉलिटिकल बुनियादों पे पाकिस्तान को कर्जा देना, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि IMF का कर्जा जो होता है ना वो स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, वो पॉलिटिकल बुनियादों पे दिया जाता है। वो कब तक देंगे। एक ज़माना था आपने देखा वो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स के सख्त खिलाफ थे कि जी बगैर आपके गोल्ड के या आपके रिसोर्सेज के आप अपना नोट नहीं छाप सकते। अब आप लगातार धड़ाधड़ डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो वो सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि जी हमें पैसा मिले। और मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग थी अगले दिन की खबर अरबाब कि हम ये समझते थे 1%, 1.5% पे IMF कर्जा देता है। अब अंदर की खबर पता चली है कि जी 5% प्लस पे वो हमें कर्जा दे रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया के अदारे आप देख लें, मुल्क के अंदर तो 20-25% पे लोग कर्जा दे रहे हैं हमारे बैंक हुकूमत को। पाकिस्तान कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। और ये अब जो इस साल के स्पेसिफिक फिगर्स हैं, पहले ये चौधरी साहब के सामने मैं रख देता हूँ, वो कमेंट कर देंगे, फिर आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा। इस साल रवां साल पाकिस्तान को कर्ज की मद में 18,700 अरब रुपए अदा करने। अब पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू है वो तो कोई राउंड फिगर करके भी कुल मिला के 13,000 है। तो फिर चौधरी साहब ये कहाँ से पाकिस्तान पूरा करेगा। यानी IMF से जो कर्जा मिलेगा वो हम एक हाथ से लेंगे और दूसरे हाथ से दूसरे कर्ज की अदायगी कर देंगे, तो ये इस कर्जे का फायदा क्या होगा फिर। ये जो कर्जे जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस साल में नहीं, पाकिस्तान को तकरीबन हर साल आने वाले 2 से 3 सालों तक हर साल तकरीबन 20 से 22 बिलियन डॉलर जो है ना वो लोन की रीपेमेंट करनी है बैरूनी मुल्कों को या उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। यही वजह है कि अगर आप देखें तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो खातिर ख्वार में इजाफा नहीं हो रहा, अभी भी $9 बिलियन के ऊपर पड़े हुए। और इसी वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि डॉलर हमारे यहाँ पे 280 तक या 200 अभी 50-60 पैसे की कमी हुई है, लेकिन डॉलर भी जो है ना एक्सट्रीमली हाई के ऊपर है। यानी श्रीलंका वो मुल्क है जो कि डिफॉल्ट कर चुका था, अब रिवाइवल के ऊपर आ रहा है, तो वहां पे डॉलर 300 रुपए पे आ गया है। वहां पे इन्फ्लेशन 11% है। हमारे यहाँ पे जो है ना डॉलर 280 रुपए का है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन 11% पे है। तो हमें और श्रीलंका में इसमें भी एक तजाद है बयानात में हुकूमत के और जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त इकोनॉमिक के। अब अशफाक तोला साहब, उनकी बड़ी रिसर्च है और वो अक्सर शो में आते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल वैल्यू डॉलर की इस वक्त 235 है। ये हुकूमत ने किन मजबूरियों के तहत या अपने फायदे के तहत इसको 280 पर आर्टिफिशियली रखा हुआ है। नहीं, मजबूरियों के तहत नहीं रखा हुआ ना। देखें, जब आपके किसी भी मुल्क की करेंसी स्ट्रॉन्ग 2 सूरतों में होती है, या उसके पास गोल्ड के रिजर्व हो या उसके पास डॉलर्स पड़े हुए हो। अब हमारे पास ना गोल्ड के रिजर्व हैं वो और ना ही हमारे पास जो वो डॉलर्स पड़े हुए, तो करेंसी में इससे काम कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। लॉन्ग टर्म इससे काम तो जब आएगा ना जब हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बराबर हो, उसके बाद हमारे पास सब्सटेंशियल रेवेन्यू पड़ा हुआ हो, जो कि हम जो है वो बैरूनी मुल्क जो हमारे कर्जे हैं वो हमें देना पड़े। अब जितनी हमारी जो है वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो खराब होती जाएगी,
उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। आपने बताया आईएमएफ 5% पे दे रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल सही बात है। आईएमएफ ने तो कभी 1-1.5% से ऊपर लोन जो है वो किसी को दिया नहीं है, और जो भी आईएमएफ का भी लोन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, 15 से 20 साल मुद्दत का होता है। लेकिन हमारी जो है वो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी की पोजीशन ये हो चुकी है कि आईएमएफ जैसा इदारा हमें 5% के ऊपर लोन दे रहा है, तो बाकी जो दूसरे मुल्क हैं, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो कोई मुफ्त में तो कर्जा नहीं देंगे ना, वो भी उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई लोन तो लेंगे। अब वो दिन चले गए कि जब जो है वो दोस्ती और भाई बंदी की बुनियाद के ऊपर जो है वो हमें तेल की सहूलतें मिल जाया करती थी, हमें जो है वो डॉलर मिल जाया करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ऐसी चीज का इंतजार करना जो है ना वो फुजूल है। हमें अपने यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाजमी करना होगी अगर हमने गुजारा करना है। हमारे जो इंटरनल लॉसेस हैं जितने भी हैं, चाहे वो आईपीपीस के लॉसेस हैं, चाहे वो करप्शन के लॉसेस हैं, चाहे वो खजाने के ऊपर जो भी मुल्की खजाने के ऊपर बोझ है, उन सबको अगर हम नहीं हटाएंगे तो हमारे बैरूनी जो ज़खायर हैं जो फॉरेन करेंसी के वो नहीं बढ़ सकते, और एज ए रिजल्ट आपके यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहेगी, चाहे आपके अशारिये जितने भी मजबूत हो जाए। बिल्कुल सही। अब ये लोन आसानी से मिलना है एहतिशाम साहब, ये तो बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त। तो आप देखें कि रोल ओवर कराने के लिए हुकूमत को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, और जो 2 ममालिक माजी में कर्जे बड़ी आसानी से दे दिया करते थे, अब उनसे $12 अरब का 3 ममालिक से जो कर्ज रोल ओवर कराना है उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल पा रही हुकूमत को। ये 18,700 अरब की पेमेंट इस साल, फिर अगले साल इससे भी बड़ी पेमेंट कोई 20-22 हज़ार अरब की, ये कहाँ से ये इसका इंतज़ाम होगा? इन हालात में फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं? देखिए अरबाब, हुकूमती हल्के कहते हैं कि जी 12 अरब में से 1 अरब रुपया जो है ना वो रोल ओवर, $1 बिलियन रोल ओवर हो चुका है। बताते नहीं किसने किया, लेकिन $11 बिलियन रोल ओवर करना बड़ा ज़रूरी है। अब जो इस वक्त आप देख लें गवर्नमेंट का फिगर है वो ही बताता है कि मौजूदा माली साल में इनफ्लोज हमारे जो हैं वो $18 बिलियन के हैं। ज़रूरत हमें $23 बिलियन की है मौजूदा मामलात को आगे ले जाने के लिए, कर्जे देने के लिए, थोड़ा बहुत अपने तौर पे कुछ करने के लिए। तो आईएमएफ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते थी पहले तो आप रोल ओवर करवा के आएँ, और फिर सऊदी अरब जो है ना वो आप देख लें, जिस तरह आप कह रहे नहीं मान रहे, $1.2 बिलियन की हम डेफिट पेमेंट पे तेल भी उनसे मांग रहे हैं, वो भी अभी दरख्वास्त पूरी नहीं हुई। तो देखें सवाल ये कि बैगिंग बॉल कब तक चलेगा। अब देखें ये मुझे लग रहा है कि जो हमारे दोस्त मालेंगे वो भी डोनर फटीक पे चले गए, वो कब तक देंगे। अगरचे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको मुझे लगता है कि जी हमें बड़ा फ़ायदा दे दिया, वो अगर रोल ओवर करते नहीं है तो उस पर आप देख लें इंटरेस्ट रेट तो लेते रहते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना का इस वक्त हमारा लोन है, वो देख लें उनकी कंपनी जो है वो 6 बिलियन है, अदरवाइज़ हमारा तकरीबन 20 से $22 बिलियन का ओवरऑल चाइनीज़ लोन है। तो वो तवातर के साथ अरबाब हमारा इंटरेस्ट रेट तो लेते चले जाते हैं। हम इंटरेस्ट पेमेंट कर करके जो है ना वो थक गए, हमारी मुश्किलात पैदा इतनी आगे बढ़ गई कि रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन सवाल ये है, आप भी मैं भी, मेरा ख्याल है 10वीं जमात का बच्चा भी समझता है कि जी ये मामलात कैसे चलेंगे, आपका एक्सपेंडिचर कितना, आपके खर्चे कितने हैं, कितने दावे किए गए हुकूमत की तरफ से एक्सपेंडिचर कम किए जाएंगे, किसी सूबे में नहीं हुए, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं हुए, सिर्फ लिप सर्विस रही है सारी की सारी। अब आप ये करने के लिए तैयार नहीं, रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। कितनी मुश्किल से पिछले साल आपने देखा रेवेन्यू पूरा करने की कोशिश की, एफबीआर ने फिर भी $100 बिलियन $125 बिलियन का आपने देखा रेवेन्यू शॉर्टफॉल निकल आया। भाई अब आप अगले साल के लिए जो आप 11 ट्रिलियन प्लस रेवेन्यू आप प्रोजेक्शन करके लेके जा रहे हैं, कैसे होगा? आप देख लें कारोबारी लोगों से मामला तय नहीं हो रहे। अब वो कल हड़ताल हुई, आपने देखा परसों, उसके बाद कहा जाता है बिलियन ऑफ रुपीज़ का नुकसान हुआ है, तो कहीं भी शुरुआत नज़र नहीं आ रही। तो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे पॉलिटिकल विल नहीं लगती माजत के साथ इस हुकूमत की कि चीज़ें ठीक करनी है। वो हमेशा से एक चीज़ देखी गई है कि हर हुकूमत आके कहती है, उनको ये मशवरा दिया जाता है, जी पंजाबी में कहते हैं डंग टुपाओ, मतलब आप चीज़ें मैनेज कर ले, अगला हुकूमत आके रोएगी पीटेगी वो करती रहे। जैसे बानी पीटीआई ने किया था, आपने देखा जाते जाते उसने बिजली और पेट्रोल की कीमत कम कर दी, और हमारा वो IMF को प्रोग्राम 1.25 साल लेट हुआ, उसके नतीजे में IMF ने और कड़ी शराइत कर दी। तो ये हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि मामलात को लेके चलें। आखिरी बात है, एक ही चीज़ है, जब तक प्राइवेट सेक्टर को आप सहूलतें नहीं देंगे, जेन्युइन फिजिकल नॉन फिजिकल इंसेंटिव नहीं देंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करेंगे, ये बिजली गैस जो है इसकी प्राइसेस कम नहीं करेंगे, आप देख लें खित्ते के जो मालिक में अनइंटरप्टेड ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा। सब लोगों को पता है, इसके बावजूद चौधरी साहब की तरफ मैं नुक्ता लेकर जाऊं कि चौधरी साहब, ये जो बड़े बड़े इदारों की जो कि इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी पर बोझ थे, उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी थी। कभी जून की तारीख आई, कभी मई की बात हुई, कभी जुलाई की बात की गई, आज हम यहाँ अगस्त का भी अख्ताम देख रहे हैं। अब ये दावे किए जा रहे हैं कम से कम PIA की हद तक ये अक्टूबर में वो एक मामला अपने एंड तक पहुँच जाएगा, लेकिन बाकी भी इदारे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन होनी है ताकि एक ही बार इकोनॉमी पर से ये बोझ ख़त्म किया जा सके। इसमें क्यों पॉलिटिकल विल हमें नज़र नहीं आ रही है?
अरबाब भाई, मैंने आपके प्रोग्राम में शायद बताया था कि मुश्किल है ये पीआईए की जो है वो निष्कारी हो। जी बिल्कुल, ठीक है ना, आपने तो कहा अब ये था। जो नई डेट आई है उस डेट तक भी जो है ना, मुझे नहीं लगता है कि ये होगी। अगेन मैं कहूँगा बहुत सारी मजबूरियां हैं पॉलिटिकल हुकूमत की, बहुत सारी मजबूरियां। उसकी वजह ये है कि वो लोग तो इनके अंदर ही बैठे हुए हैं जिन्होंने जो है ना वो मामलात को खराब करने का बायस हैं। आईपीपीज के ओनर्स की अगर आप लिस्ट निकाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर 40% तो वो ओन करके बैठा हुआ है आईपीपीज को, जिनको टैक्स तक फ्री किया हुआ है। यानी उनसे आपने टैक्स भी नहीं लेना 100% प्रॉफिट के ऊपर। और मैंने, आप यकीन करें, कई जो आईपीपीज की जो बैलेंस शीट्स देखी हैं, जो मैंने उनके स्टेटमेंट्स देखी हैं, उनके मैं एग्जांपल कोट करता हूं कि अगर उनके 4 बिलियन या 8 बिलियन के, सॉरी 4 बिलियन के अगर उसके एसेट्स हैं, तो उसका टर्नओवर 12 बिलियन का है। आप ये देखें, यानी 4 अरब के एसेट लेके एक बंदा 12 अरब का सिर्फ टर्नओवर और दिखा जो है है सब टोटल और जो इनकी चार टैक्स चार छूट गुना इनको अब तक मिली प्रॉफिट है कमा रहे वो 12 खरब से भी ज़्यादा की टैक्स छूट है, जो कि डॉलर्स में कोई 7.5 8 अरब के करीब बनती है। तो आप समझिए जी कि 7 8 आईएमएफ प्रोग्राम्स की टैक्स छूट तो हमने सिर्फ आईपीपीज को ही दे दी है। इस पर पूरी रिसर्च रिपोर्ट हमने अपनी तैयार की हुई जी। शेयर की है, ऑन एयर की है। उसके बाद आईपीपी के बाद आप आ जाए, जो हमारी जो शुगर माफिया है, जो हमारा जो है वो आटा माफिया है। पंजाब में जो है वो आप अगर किसान की हालत देखें तो उनसे कोई 2600 रुपए में जो है ना वो गंदुम लेने को तैयार नहीं है मन। इसी तरीके से चीनी की जब बारी आती है तो चीनी जो है वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं होती, खरीदने जाओ तो मिलती नहीं है, बेचने जाओ तो कोई लेने वाला नहीं है। ये इस वक्त किसान का हाल हो गया। इंडस्ट्री आपके सामने बंद होती हुई जा रही है। अच्छा चौधरी और साहब, हम इन कह तमाम ये रहे हैं चीज़ों के कि स्कैंडल माजी में रहे ना, चीनी का स्कैंडल आया पीटीआई दौर में, आटे का स्कैंडल आया, दवाओं का स्कैंडल आया, अब उसमें से किसी एक को भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया, किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई। तो ये स्कैंडल्स बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। देखिए हर साल वही सूरत हाल बनती है मखसूस टाइम में। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही मेरा नुक्ता आगाज़ भी यही था कि हम असल में आप जो कह रहे हैं ना कि यार ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रही, ये तब्दीलियाँ, ये खसारे क्यों नहीं कम हो रहे, तो जो खसारे का बायस बनने वाले हैं, वही तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब वो खुद ही बने हैं अहले हबीस, मुद्दई भी, मुल्ज़िम भी, किसे वकील करें, किसे मुंसिफ़ी चाहें। तो अब जिसने फैसला करना है वो खुद ही इन्वॉल्व है, तो कहाँ से होगा? तो हमें सबसे पहले अपनी सफ़ों में, या कम से कम जो लोग हमारे साथ इन चीज़ों में शामिल हैं, उनको तो काबू करना होगा ना। ठीक है, क्या तब जाके हमारी जो इकोनॉमी है वो सही ट्रैक के ऊपर चढ़ेगी। बिल्कुल अगर सही। आप चलें, जो चाहें अभी कि अभी ये गफलत की नींद वरना सो वही रहे हैं घर उनको हम जगाने टपाना की होगा। कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, एहतशाम उलग साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईटी सेक्टर को, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भी बड़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, जबकि इकॉनमी में जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स बढ़ने की तवक्कुआत थी वो सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर से थी। इन मुश्किलात पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से कुछ यूआरएल्स को, और ये कोई थाउजेंड्स में यूआरएल्स की तादाद बनती है, 2300 से भी ज़्यादा ये तादाद है जिनको ब्लॉक किया गया, बंद किया गया। और फिर WMS सिस्टम के तहत 183 मोबाइल एप्लीकेशंस को भी मुकम्मल तौर पर पाबंद कर दिया गया, उनको भी बंद कर दिया गया, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब पिछले दिनों हमने देखा कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार था। फायरवॉल की इंस्टॉलेशन की वजह उसको बताया गया, और फिर हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ हमने बयानात भी देखे। बड़े पैमाने पर हमने जो फ्रीलांसर्स थे और IT इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग थे उनका नुकसान भी होते देखा। सिर्फ 6 रोज़ में नुकसान का तखमीना तकरीबन 300 मिलियन रुपए का लगाया गया, जो कि ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री को, जो उभरती हुई इंडस्ट्री है, इसके लिए एक बड़ा लॉस था। अब इस सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, कैसे ओवरकम करना है, और चूँकि इस इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा निसार है मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट का, तो किस हद तक ये मददगार साबित हो सकती है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स करेंगे। डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि PTA की तरफ से भी अभी बड़ी सख्त निगरानी की जा रही है, वेब मॉनिटरिंग भी हो रही है। फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के दौरान जो कुछ हुआ, अब हम ये उम्मीद लगाएं PTA से भी, दीगर इदारों से भी, कि अब दोबारा ये वाला सिलसिला नहीं होगा जो नुकसान जिस तरह चंद दिनों में हमारे फ्रीलांसर्स को या IT से मुंसलिक लोगों को उठाना पड़ा। तो आने वाले दिनों में आप सूरत हाल कैसी देख रहे हैं अब ये तमाम सिनेरियो गुजरने के बाद? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, जहाँ तक अब समझ आ रही बात कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज ज़रूर हुए हैं। हम ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर सकते कि बिल्कुल मॉनिटरिंग बंद की जाए, क्योंकि खुद एज अ सोसाइटी हम बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग चाहते भी हैं और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कुछ माह पहले ऐसी सिचुएशन हुई थी कि प्रेडेटरी लोन एप्लीकेशंस एप्स थी जिसकी बेसिस पे कुछ लोगों ने तंग आके खुदकुशी भी की थी, क्योंकि जो लोग लोन शार्क्स थे वो उन एप्स के जरिए लोगों को लोन दे रहे थे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है
कि इससे प्रोटेक्ट करना कि आपकी पॉपुलेशन के पास उन ऐप्स का एक्सेस ना हो, वो ऐप्स ब्लॉक हो। सर्टेनली ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि आवाम की डिजिटल जो प्रेजेंस है डिजिटल सोसाइटी में अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करना। तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी मॉनिटर ना करे। इसी तरह जब पिछले दिनों हमने देखा कि गुस्ताखाना खाकों का इशू था, तो हम सब की एज अ नेशन डिमांड थी कि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में इन साइट्स को ब्लॉक किया जाए। तो एज अ जनरल ये नीड है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपको प्रोटेक्ट करना। ये चीज जब आगे जाए तो इन अ वे ये रिक्वायरमेंट है। अब इसे करने के दो तरीके थे। एक तो ये है, बड़ा आसान है कि जी पूरी साइट बंद कर दी जाए, पूरा यूट्यूब बंद कर दिया जाए, वो नहीं हो सकता। तो रिक्वायरमेंट है कि हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को जाके ब्लॉक करें। उसके लिए आपको वेब मॉनिटरिंग भी करनी है, उसके लिए आपको डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी करनी है। अब इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। मैं जैसे समझता हूं कि अगर ये जो इस वक्त इश्यूज आए थे वो एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड के और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज थे, तो it may be poor implementation. And if that was the case, so I think the best thing is for the government to retract, test it and then deploy again. जहां तक बात है क्या इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से बड़ा शदीद हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। देखें, हम ये कहते हैं कि हमारी नॉलेज एक्सपोर्ट्स या आईटी एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन से ऊपर है। गवर्नमेंट की डिजायर है कि इसको मे बी 10 तक लेके जाया जाए, बहुत मुश्किल टारगेट है, पर 4 से 5 बिलियन तक लेके जाना है। एक पाकिस्तानी कंपनी जो पाकिस्तान में बैठ के, फ्रीलांसर जो पाकिस्तान में बैठ के सर्विस दे रहा है, उसका इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो अपनी सर्विस कैपेबिलिटी बेचता है किसी फॉरेन कस्टमर को, तो उसके पास वैसी परसेप्शन का इशू है। वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बेचते हैं, जो कि एक अच्छा इमेज ऑलरेडी नहीं है। टॉप इट ऑफ जब वो मार्केटिंग कर रहा है और उसको कस्टमर ये कहता है कि पाकिस्तान में तो इंटरनेट के भी इश्यूज हैं, तो तुम ये सर्विस कैसे प्रोवाइड करोगे? एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग इशू फॉर इट। तो जो ये परसेप्शन क्रिएट हो रही है और ओवरऑल जो ये परसेप्शन का जो इशू आ रहा है, इसका नुकसान सिर्फ आज नहीं हो रहा, इसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही। तो इसीलिए इट इज नॉट समथिंग दैट शुड बी टेकन लाइटली। अच्छा डॉक्टर, इसमें एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि जो पीटीए का एक सिस्टम है WMS, जिसके तहत अब ये सारा काम हो रहा है, ये नई टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन से पहले भी क्या ये सिस्टम मौजूद था तो फाल क्यों नहीं था, एक्टिवेट क्यों नहीं था, और अगर नहीं था तो ये अब इसको एक्टिवेट किया गया है, और अगर ये पहले से था तो फिर तो बड़ा सवाल ये निशान है कि पहले ये सब क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा था? आई एम नॉट प्रिवी टू द डिटेल्स कि अभी क्या हुआ है, मगर देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर ये कैट एंड माउस चलता रहेगा। होता ये है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, आपको जो प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी है वो भी आपको इवॉल्व करते हैं। तो पाकिस्तान में पहले भी वेब मॉनिटरिंग हो रही थी कई साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट कहता था फलानी साइट को बंद करो, तो पीटीए वो करती थी। तो दैट कैपेबिलिटी वाज देयर, बट एज थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, कैपेबिलिटीज इवॉल्व हो रही हैं। दूसरी तरफ भी सोशल मीडिया और जो कंटेंट है वो भी इवॉल्व हो रहा है, तो कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट करना है। अब जहां तक मैंने सुना है कि अगेन इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड प्रोबेबली देयर वाज इम्प्लीमेंटेशन इशू, कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। तो इट कुड बी दैट, मगर ये कांस्टेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेड तो होना ही है। विद फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जिस तरह से जो एक साइबर क्रिमिनल है वो अटैक करता है, वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। सही। तो जब वो सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, जो प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज हैं लाइक फायरवॉल्स, दे हैव आल्सो टू बी इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये पिछले 15-20 दिन में जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, इससे फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तान का क्या इमेज गया, कितनी मुतासिर हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल? इट्स अ डिजास्टर। बात ये है कि हमें पता है कि सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म फाइबर था। जो भी वजूहत हैं, फाइबर ने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने प्लेटफॉर्म से बंद कर दिया। ठीक है, उसकी वजह यही परसेप्शन जो एक क्रिएट हो रही है, पहले ही एक नेगेटिव इमेज है कंट्री का, जिसको एक फ्रीलांसर, एक आईटी प्रोफेशनल जब अपनी सर्विसेज बाहर बेचता है, ऑफर करता है, तो वैसे ही उस परसेप्शन को फाइट कर रहा होता है। आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशंस लाइक पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बोर्ड, they have done tremendous job to build an image for Pakistan ताकि acceptability हो।
अब जहां आप ये स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पे जब ये इंटरनेट इश्यूज आते हैं, जो सारी दुनिया को पता है कि यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, ये बंद हो गया, इंटरनेट स्पीड स्लो है, और अगर ना भी पता हो तो जब मेरा कस्टमर उसे मैं सर्विस देने लग रहा हूं, जब दे रहा हूं, तो वो कब तक बर्दाश्त करे? कस्टमर मुझे अपनी क्रिटिकल सर्विस दे रहा है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के उसकी कॉल्स, उसकी कस्टमर सपोर्ट की कॉल पाकिस्तान में लेट से बैठ के लेता हूँ, और अगर उसके अंदर क्वालिटी के इश्यूज आएंगे क्योंकि मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो कस्टमर कब तक एज अ सर्विस प्रोवाइडर मुझे बर्दाश्त करेगा? इवेंचुअली मेरे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा। एक दफा मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता था, आइंदा मुझे, मैं किस मुंह से उसके पास वो बिजनेस लेने चाहता हूँ? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है कि जो परसेप्शन, देखना है कि इन इश्यूज को किस तरह गवर्नमेंट ओवरकम करती है। हम इस पर आगे आने वाले दिनों में मजीद भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।